हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई ऑटो लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का मेन टॉपिक है मिंडा चार्जर का स्विचिंग विभाग, यानी मिंडा चार्जर में जो स्विचिंग सर्किट है वो कैसे एक्टिव होता है। इसके बारे में आप हमारे स्टूडेंट के साथ साथ घर बैठे आप इसे भी सीख सकते हैं। इसी तरह का और भी हमने एस्केमेटिक डायग्राम अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं। मिंडा के बहुत सारे सर्किट भी अपलोड हो चुके हैं, उसे भी आप देख सकते हैं और घर बैठे कुछ न कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रीफली सीखना चाहते हैं, बारीकियों से सीखना चाहते हैं, तो एक बार मल्टीटेक ज़रूर विजिट कीजिए और आकर के मुझसे मिलिए, जिससे हम अच्छी तरह से आपको इसके बारे में बता सकूँगा। तो चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं कि ये सर्किट क्या है। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि ये मिंडा का पुश पुल स्विचिंग सर्किट है। तो इस सर्किट का नाम बोला जा सकता है पुश पुल स्विचिंग सर्किट। पुश पुल स्विचिंग सर्किट। अब ये पुश पुल स्विचिंग क्या होता है? पुश और पुल, मतलब पुश का मतलब है धक्का देना, पुल का मतलब है खींचना। तो पुश पुल सर्किट के अंदर मॉसफेट जो लगे हुए होते हैं वो स्विचिंग के रूप में लगे हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 4 मॉसफेट टोटल यूज्ड है। 4 मॉसफेट टोटल यूज है, जिसे हम टेक्निकल भाषा में इसका एक दूसरा नाम भी होता है, जिसे हम एच ब्रिज मॉसफेट भी कह सकते हैं। यानी हम अगर इंजीनियरिंग लैंग्वेज से बात करूं तो इसे एच ब्रिज मॉसफेट के रूप में जाना जाता है, लेकिन टेक्निकल व्यू में इसे पुश पुल स्विचिंग मॉसफेट कहा जाता है। तो ये मॉसफेट यहाँ पे जो लगे हैं, इनके कुछ नाम दिए जाते हैं, क्योंकि हम रिपेयरिंग करते समय आसानी से उसको समझ सकें कि मान लीजिए इनमें से कौन सा मॉसफेट ख़राब हो गया है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा अगर एक से अधिक मॉसफेट होता है तो। इसी तरह से टेक्निकल व्यू से इसे मेन मॉसफेट कहा जाता है, मेन मॉसफेट। और ये भी मेन है, यह भी मेन ही माना जाएगा। और ये सपोर्टिंग मॉसफेट। तो ये दोनों मेन और ये दोनों सपोर्टिंग मॉसफेट है। अब इसको ऑपरेट करने के लिए, जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि किसी भी मॉसफेट को एक्टिव करने के लिए मुझे उसकी 3 रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। इसके 3 पिन है, जिसे ड्रेन, सोर्स और गेट कहते हैं। तो ड्रेन की रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी होगी, उसके बाद गेट की और उसके बाद सोर्स की। तो आइए पहले ड्रेन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो रही है। ये जो आएगा फ्रॉम एमएफसी, एमएफसी के द्वारा मिलती है ये। यानी एमएफसी पर जब वोल्टेज आ जाती है तो ये वोल्टेज मिलती है। शुरुआत में ये वोल्टेज कितनी रहती है भाई? 300 वोल्ट शुरुआत में रहती है। हमारे स्टूडेंट भी सही बोल रहे हैं कि शुरुआत में ये वोल्टेज 300 वोल्ट मिलती है। लेकिन जब इसका पीएफसी सर्किट एक्टिव हो जाता है तब कितना मिलता है? 400 प्लस या 410। राइट, सही बोला आपने। तो फिलहाल तो हमें ये देखना है कि मान लेते हैं अभी कि जैसे हम स्विच को ऑन किया तो इसमें फर्स्ट टाइम 300 ही वोल्ट मिला। हालांकि 320-25 वोल्ट मिलता है, जिसे हम लोग 300 वोल्ट के आसपास बोलते हैं। इस तरह से ये वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल गई है 300 वोल्ट इस पूरे ट्रैक पे, यानी दोनों मॉसफेट के ड्रेन पर। अब हमें इसके गेट पे वोल्टेज चाहिए, गेट पे सिग्नल चाहिए या वोल्टेज चाहिए। वो कैसे आ रहा है ये भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 2 कैपेसिटर लगा हुआ है,
जो कि पॉलिस्टर कैपेसिटर तो नहीं है, इसे प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर कहते हैं या देसी भाषा में बॉक्स टाइप का कैपेसिटर कहा जाता है, जो कि पैरेलल में अटैच है। जब हम डीसी वोल्टेज देते हैं तो एक क्षण के लिए ये कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज। एक क्षण के लिए ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और एक तरह से जब हम वोल्टेज ये जब चालू हो जाता है तो चार्ज कंडीशन में ये वोल्टेज को खींचता है, जिससे क्या होगा कि सीधा एमएफसी पे हमें दबाव ना पड़ करके पहले इस कैपेसिटर पे पड़ता है। एक तरह से हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन करता है एमएफसी का, हालांकि इसका मेन काम चार्ज और डिस्चार्ज होना है। तो अब यहाँ तक वोल्टेज आ गई है। फिर अब हमें इसको ऑपरेट करने के लिए मुझे इसके गेट पे पल्स लाना है। अब वो गेट पे पल्स कैसे आता है ये हमें समझना है, क्योंकि जब हम एक क्षण के लिए हम इस सर्किट को चालू करते हैं तो ड्रेन पे वोल्टेज तो मिल जाती है। अब हमें गेट पे वोल्टेज लाने के लिए मुझे ड्राइवर विभाग को एक्टिव करना होगा, ड्राइवर सर्किट को मुझे एक्टिव करना होगा। और ड्राइवर विभाग को एक्टिव करने के लिए हमारे मिल्डा चार्जर के अंदर जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी दिखाया गया, सेकेंडरी, और ये भी सेकेंडरी ही है। सेकेंडरी ऑफ ड्राइवर ट्रांसफार्मर, ठीक उसी तरह से ये मेन मॉस्फेट का सेकेंडरी है और ये सपोर्टिंग मॉस्फेट का सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी है ड्राइवर ट्रांसफार्मर। यानी इसमें ड्राइवर ट्रांसफार्मर दो लगे हुए हैं मिल्डा चार्जर के अंदर, जो कि टोटल जो 6 पिन है। हालांकि इसकी काउंटिंग अगर करेंगे तो बहुत सारे पिन दिखती हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 6 पिन का है। प्राइमरी में 2 पिन हैं और सेकेंडरी में 4 पिन है। अब जो सेकेंडरी हिस्सा है, वो जो सेकेंडरी हिस्से में जो 4 पिने हैं, तो 2 पिन जो है आपको मेन मॉस्फेट के लिए है और 2 पिन सपोर्टिंग मॉस्फेट के लिए। तो अब हमें इसके ऊपर पल्स आएगी। जैसे ही पल्स आएगी, कब आएगी पल्स? जब ड्राइवर ट्रांसफार्मर काम करेगा, ड्राइवर का प्राइमरी काम करेगा। और ड्राइवर का प्राइमरी तब काम करेगा जब ओसिलेटर उसका काम करेगा। ओसिलेटर काम तब करेगा जब कम्युनिकेशन होगा। तो इसका ब्रीफ मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जब आप यहाँ पर सीखना चाहेंगे तो हम पूरा ब्रीफ उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इसमें ब्रीफ बताने पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन उसका सीधा छोटा सा चेन आपको मैंने यहाँ पे बताया। तो जैसे ही गेट पे पल्स आता है, गेट पे पल्स आता है तो क्या होता है कि इसमें एसी जनरेट हो जाती है, एसी पैदा हो जाएगी और फिर इस रेसर से होता हुआ गेट पे पहुंच जाएगा। गेट पे पहुंच जाएगा जिससे गेट की वाइसिंग हो जाएगी, गेट पे वोल्टेज मिल जाएगी और यहाँ पे लगभग 200 के आसपास वोल्टेज हमें मिलेगी। लेकिन ये 200 की वोल्टेज तब मिलेगी जब यहाँ पे 300 वोल्ट से अधिक, यानी जब पीएफसी सर्किट एक्टिव होगा। और पीएफसी सर्किट एक्टिव होने पर 410 के आसपास हमें यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगी। तब यहाँ पे इसके गेट पे 200 वोल्ट मिलती है। अब वो 200 वोल्ट कैसे मिली ये देखना है हमें। यहाँ पे रियल में फर्स्ट टाइम तो केवल पल्स ही आता है, लेकिन जब ये एक्टिव होता है तो ये 200 में कैसे कन्वर्ट होता है ये समझना है हमें। तो एक बार पल्स इसने भेजा तो यहाँ पे लगभग 200 वोल्ट के आसपास मिला। कैसे मिला ये देखिए, यहाँ से आप देख रहे होंगे ये स्टार्टअप ट्रांसफार्मर, सॉरी, ये जो आप देख रहे हैं जो फीडबैक कॉइल है, एफबी कॉइल है और एसएम कॉइल के हेल्प से ये एसएम के प्राइमरी है, एसएम के प्राइमरी के हेल्प से ये वोल्टेज मिलती है। और एक क्षण के लिए इसमें क्या बन जाता है, एसी। और एसी बनते ही
ये वोल्टेज हमें 150 वोल्ट के आसपास मिल जाती है या 200 वोल्ट के आसपास मिल जाती है। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे 300 वोल्ट या 400 वोल्ट मिलता है तो यहाँ पे 200 वोल्ट यहाँ पर भी मिल जाएगा हमें, क्योंकि ये डिवीज़न वोल्टेज बना देता है। ये डिवीज़न वोल्टेज बनता है और डिवीज़न वोल्टेज इसलिए बनाया जाता है क्योंकि दोनों को हमें सुचारू रूप से चालू करना है, एक को ऑन एक को ऑफ करना है। तो जब ये ऑन ऑफ होने लगेगा, यानी ये भी ऑन ऑफ होने लगेगा, एक ऑन एक ऑफ, फिर उसी तरह से ये ऑफ फिर ये ऑन, यानी ये उल्टा काम करेगा, एक सीधा काम करेगा तो दूसरा उल्टा काम करेगा। अब जो क्या होता है कि इस कॉइल में, फीडबैक कॉइल में भी एसी बन जाती है और एसएम के प्राइमरी वाइंडिंग में भी एसी बन जाती है, और फिर इधर से आपको एसी सेकेंडरी से आउट हो जाता है, यहाँ पे भी एसी आउट हो जाता है और यहाँ पे भी एसी आउट हो जाता है। इस तरह से स्विचिंग होते होते यहाँ पे सेकेंडरी में भी एसी प्राप्त हो जाता है, और इस एसी को हमें डीसी में बदलने के लिए जो पावर डायोड का प्रयोग किया गया है, जो अगले आपको किसी एपिसोड में आपको देखने को मिल सकता है या अगले वीडियो में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तो हम आपको इसको बस इतना समझा रहे हैं कि ये पुश पुल स्विचिंग सर्किट जो मिलर चार्जर का है वो कैसे काम कर रहा है। तो चलते हैं, मेन पॉइंट्स तो आपको बता दिया। अब यहाँ पे ये जो डायोड लगा हुआ है, ये डायोड और ये भी डायोड, जो कि दोनों के दोनों पावर डायोड हैं। अब ये क्यों लगा हुआ है, इसका काम क्या है, तो आइए इसके काम को समझते हैं। एक तरह से सिंपली अगर कहा जाए तो ये 150 वोल्ट को बैलेंस करने का काम करता है, लेकिन अगर हम इसको सही से एक्सप्लेन करें तो इसका काम कुछ और होता है, और वो ये है कि जब यहाँ पर स्विचिंग होने लगती है तो इसमें क्या बन जाएगी, एसी। इसमें क्या बन जाती है, एसी बनती है, और एसी बनने से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी जनरेट होते ही जो हाई फ्रीक्वेंसी होगा वो आपको पहुँच जाएगा फ्लोटिंग ग्राउंड में। हाई फ्रीक्वेंसी जो पहुँच जाएगा फ्लोटिंग ग्राउंड में, चाहे कहीं भी बने, चाहे यहाँ बने, चाहे यहाँ बने। अगर हाई फ्रीक्वेंसी बनी इस पॉइंट पे तो ये डायोड क्या करेगा, उस हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा। फिर उसी तरह से अगर इस पर हाई फ्रीक्वेंसी बनी तो मान लीजिए इधर भी इधर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा करके इस कैपेसिटर से होता हुआ ग्राउंड हुआ। तो एक तरह से अगर हम टेक्निकल व्यू से देखें तो ये डायोड प्रोटेक्शन के रूप में लगा हुआ होता है, जिसे हम डैम्पिंग डायोड के नाम से भी पुकार सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे उसको लोड डायोड के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बात करें, इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बात करें, तो इसे डैम्पिंग डायोड के नाम से पुकारा जाता है। मतलब कि जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी होती है उसे ये लॉस कर देता है, जिससे हमारा ये स्विचिंग मॉसफेट खराब होने से बच जाए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे प्रोटेक्शन कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हमें छेड़ना नहीं चाहिए। कौन सा कंपोनेंट को हम ना लगाएं तो वो काम होगा, और कौन सा कंपोनेंट ना लगाएं तो वो काम नहीं होगा, या कौन सा कंपोनेंट लगा देने के बाद ही वो काम करता है, कौन सा कंपोनेंट ना लगाने के बाद भी वो सर्किट काम करता है, ये सारी जानकारी यहाँ पे अच्छी तरह से दिया जाता है। तो उनमें से ये नेसेसरी मानी जाएगी, इसको आप हटा नहीं सकते, इसको आपको लगा सकते हैं, यानी लगाना ही पड़ेगा। अब आते हैं इस पॉइंट पर, ये क्या है, अक्सर बहुत सारे सर्किटों में ये सर्किट लगा हुआ होता है और किसी में नहीं लगा होता है। तो ये क्या है, ये भी यहाँ पे जो आप डायोड लगा हुआ देख रहे हैं, एक तरह से अल्ट्रा फास्ट डायोड है, हाई फ्रीक्वेंसी डायोड है। यहाँ पे आपको नॉर्मल डायोड लगाना नहीं चाहिए, नहीं तो वो डायोड क्या होगा, तुरंत ही खराब हो जाएगा। तो ये डायोड क्या कर रहा है, एक तरह से हाई फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, स्थिर करने की कोशिश कर, जिससे स्विचिंग स्पीड हमारा प्रॉपर रहे और मॉसफेट भी खराब ना हो। ठीक वैसा ही सेम डिजाइन यहाँ पर भी किया गया है, तो सर्किट दोनों का सेम ही काम करेगा, एक जैसा। अब आपको लास्ट में मुझे ये बताना है कि ये क्या कर रहा है, सप्लाई या सिग्नल तो इधर से चला गया, और ये वाला पॉइंट जो है वो क्या करता है, तो ये भी एक तरह से प्रोटेक्शन है। हाई फ्रीक्वेंसी आने के बाद ये डायोड क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, और शॉर्ट होते ही
यहाँ का गेट का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, जिससे सर्किट काम करना बंद कर देता है या स्विचिंग होना बंद कर देता है, जिससे हमारा सर्किट खराब होने से बच जाता है। तो दोस्तों, लास्ट में आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने थोड़ी सी तेज़ी में इसको मैंने आपको समझाया है। आप इसे रोक करके, वीडियो को रोक करके आप इसको आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि वीडियो को हमें शॉर्ट में बनाना है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। और आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट भी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में कुछ और नॉलेज दिया जाए तो आप हमें ज़रूर कोई ना कोई कमेंट करें, जिसके बारे में हम इससे भी अच्छे वीडियो बना सकें। साथ ही साथ आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी तरह का हेवी लोडर चार्जर्स, जैसे महिंद्रा का ऑटो हो या बजाज का ऑटो हो या फिर टीवीएस का ऑटो हो, या कोई भी हेवी लोडर चार्जर के बारे में अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, एस्टिमेटिक डायग्राम के साथ सीखना चाहते हैं, तो आप एक बार मल्टीटेक ज़रूर आइए, क्योंकि ज़माना अब ईवी का ही है। आप इसके बिहाफ पे कार के चार्जर को भी आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्त।